और आज पिंक सिटी तैयार है और आज ही पिंक सिटी में 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे के लेकर पिंक सिटी तैयार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम आज 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 5:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 115 बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 6 से 7 जनवरी तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी लेने वाले हैं। बीजेपी नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पिंक सिटी भव्य रूप से सजाई गई है। जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और इसका जायजा लेने के लिए कल खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे बीजेपी मुख्यालय में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे। सुबह से ही ग्रेटर नगर निगम सौम्या गुर्जर भी मौजूद हैं, जहां की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब भी कोई अतिथि आए तो उसका सादा सत्कार भव्य तरीके से होना चाहिए। पहली बार सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है और मैं सोचता हूं कि 22 तारीख को पूरे देश भर पूरा देश दिवाली मनाएगा। उस कार्यक्रम को लाइव अपने गांव में देखेगा, वहां अपने मंदिरों में सज्जा करेंगे, शाम को दीपदान करेंगे। ये निश्चित रूप से कई वर्षों का सपना, कई पीढ़ियों का सपना पूरा हो रहा है। तो हर व्यक्ति के मन में एक उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का किस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा आज और सब लोगों के बीच में होंगे, तो ये तो मार्गदर्शन मिलने के बाद ही बात। सांसद और केंद्रीय मंत्री जुड़ी रहेंगे। मैंने श्रेणी बताई थी आपको। भाई साहब एक मिनट तो आपको बता दें कि आज 5:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और 115 बीजेपी विधायकों पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। डिनर भी करेंगे पीएम मोदी। फिर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन का, लेकिन कल से शिरकत करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि मन की जो बात है वो बीजेपी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ होगी। फिर लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। संगठन और पार्टी दोनों को मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। फीडबैक भी लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी फुल मैंडेट के साथ जीती हुई है। और उसके बाद आज जब जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। जब इस बार विधानसभा चुनाव हुआ, 115 सीटें लाकर बीजेपी जीती, फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाई, राजस्थान की रिवाज को कायम रखा। उसके बाद पहला दौरा है और इसलिए पहला दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भव्य तरीके से पिंक सिटी को सजाया गया है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये भी आपको बता दें कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में आज जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आएंगे। और वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर में आज से शुरू होने वाली है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। साइबर अपराध, डाटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा होने वाली है। नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार पर भी इस सत्र को संबोधित किया जाएगा और खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी चर्चा होगी। कार्यशाला के लिए गृह मंत्री अमित शाह 1:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे RIC पहुंचेंगे शाह। कार्यशाला में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी सत्र होना है। आतंकवाद रोकने में पुलिस की भूमिका को लेकर सत्र को संबोधित भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में भव्य कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुए हैं देश में, जहां पर देश की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन पहली बार राजस्थान को चुना गया है, जयपुर को चुना गया है, जहां 28 राज्यों के भी अधिकारी, लगभग 200 अधिकारी जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। NSA अजीत डोभाल भी आएंगे, जहां पर आतंकवाद, सुरक्षा, सीमा को लेकर वो सत्र को संबोधित भी करेंगे समारोह को। और ये भी आपको बता दें कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर, चाहे वो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बात हो, इन सभी पर आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। जयपुर में 5, 6 और 7 जनवरी को आयोजित होने वाली DGIG कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। आपको नजारा दिखाते हैं कॉन्फ्रेंस स्थल के उस मार्ग का, जहां पर जो है केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो केंद्रीय जो रक्षा सलाहकार हैं उनके वाहनों को यहां से प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है
केवल जो अलग अलग राज्यों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए हैं, उनके साथ में जो आईजी हैं, अलग अलग एजेंसीज के जो प्रमुख हैं, उन्हें इस मार्ग से प्रवेश दिया जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और सुरक्षा की दृष्टि से जो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर जिस तरह की गोपनीय चर्चा होनी है, वहां पर किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश जो है पूरी तरीके से वर्जित किया गया है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अंदर केवल ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अलग अलग राज्यों के डीजीओ के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में उन्हें यहां से भेजा जा रहा है। जो रक्षा विभाग से जुड़े जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो केवल यहां पर प्रवेश कर पा रहे हैं। दोपहर में 1:30 बजे के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में कुछ सेशंस होंगे जिसमें अजीत डोभाल जो है देश में आतंकवाद को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका पर की चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान जो नवाचार सामने आएंगे उन पर भी यहां पर मंथन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और श्रीकरमपुर के रड्स की तरफ से एक ब्रेकिंग बता दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकरमपुर से एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है। 249 मतदान केंद्रों पर वोटिंग लगातार जारी है। 2,40,826 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसके भाग्य को चमकाने वाले हैं, ये शाम 5 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार के तौर पर हैं और वहीं पर रुपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश की गई। सभी बड़े चेहरे चुनावी प्रचार के लिए उतरे मैदान में। बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक चला गया सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। ये भी बता दें कि राज्य मंत्री की शपथ भी दिलाई गई। वहीं सहानुभूति के वोट का अपील करते हुए आपको रुपेंद्र सिंह कुन्नर नजर आए। अब दोनों के बीच में घमासान जारी है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है क्योंकि हमने भगवंत मान को भी देखा कि जिस तरीके से वो आपके कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और सुबह 7 बजे से क्योंकि मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक यानी 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंट है वो 9% है, यानी कि 9% वोट कास्ट किए गए हैं। क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से और सुबह का समय है, लोगों के घरों में काम होता है, इसलिए ठंड की वजह से भी बहुत सारे लोग घर के बाहर नहीं निकले। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज सर के ऊपर आएगा, वैसे वैसे लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे। और श्रीकरमपुर की जनता होशियार भी है क्योंकि उनको पता है कि उनको किसको चुनकर लाना है और अपने जो श्रीकरमपुर के, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कौन उन्हें निदान दिला सकता है, किसको विधायक के रूप में वो चुन सकते हैं, उसको लेकर वो मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 9% ही 2 घंटे का मतदान प्रतिशत हुआ है क्योंकि ठंड है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत की जो रफ्तार होगी वो भी तेज होगी। त्रिकोणीय मुकाबला है लेकिन अल्टीमेटली फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है श्रीकरमपुर पे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका देहांत हो गया था। इस वजह से 119 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव थे जिसमें बीजेपी 115 मैंडेट लाकर फुल फ्लैश सरकार बनाई और वहीं आरएलडी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस ने 70 सीटें हासिल की। लेकिन अब कांग्रेस या फिर बीजेपी किसके खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। महाराज के चरणों में नतमस्तक करते हुए अरदास करके निकले, मतदान कर दिया है। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान जो है सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें। हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। श्री गंगानगर जिले की करनपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस समय कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर उर्फ रूबी कुन्नर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। रूबी जी, सबसे पहले तो आप अपनी वो उंगली दिखाइए जो लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत मानी जाती है। देखिए, इन्होंने जस्ट कुछ देर पहले ही वोट किया है और वोट करने के बाद में अब ये सभी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पोलिंग बूथ्स पर जाकर मतदाताओं से जन संपर्क भी किया जा रहा है। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। रूबी जी, आपने वोट कास्ट किया है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज मतदान दिवस है करनपुर में, क्योंकि चुनाव तो 25 तारीख को होना था, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर बीच चुनाव छोड़ के चले गए थे, चुनाव स्थगित हो गया था। आज लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि जो भाजपा ने चलते चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी को मंत्री पद से नवाजा है,
एक तो उसका गुस्सा है लोगों में जो मतदाताओं का अपमान किया है, और दूसरा सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर जो 40 सालों से जिन्होंने ईमानदारी से सेवा की है, उनके प्रति भी लोगों का एक जो प्रेम है वो वोट के माध्यम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का है। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, और जो लोकतंत्र की हत्या, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हुए जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उनको मंत्री पद से नवाजा है, तो लोगों में बहुत रोष है उसके प्रति। तो बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं और रुपिंदर सिंह कुन्नर को आप सुन रहे थे। अपने दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट कास्ट किया है। एक तरफ जहां रुपिंदर सिंह कुन्नर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लोगों को आहत कर रहा है, क्योंकि लोगों को लोक लुभावने एक लालच देने की कोशिश की गई है, लेकिन बीजेपी पूरी फुल कॉन्फिडेंस है कि ये सीट तो हम लेकर आएंगे, 115 नहीं 116 सीटें हम जीते हैं। तो अब देखना यह है कि किसके विश्वास की जीत होती है, या फिर कटाक्ष या सहानुभूति के द्वारा जो वोट मांगे जा रहे हैं उसकी जीत होती है, या फिर जनता किस तरफ जनता का मन है ये तो जनता नहीं बताती है। लेकिन श्रीकरणपुर का ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव, ये बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि एक तरफ जीती हुई पार्टी है, एक तरफ हारी हुई पार्टी है, और दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ रुपिंदर सिंह कुन्नर जिनके पिताजी काफी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और गुरमीत सिंह कुन्नर 2018 में दोनों के बीच में टफ फाइट थी। 44,000 कुछ वोट गुरमीत सिंह कुन्नर पाए थे और 38,000 लगभग कुछ वोट रुपिंदर सिंह टीटी पाए हुए थे। अब दोनों के बीच में पिछली बार ये हारे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर से इन्हें भरोसा देकर चुनावी मैदान में उतारा। ना सिर्फ चुनावी मैदान में उतारा बल्कि राज्य मंत्री का शपथ भी दिलाया। तो अब देखना यह है कि जो शपथ तो दिला दिया है मंत्री का, तो क्या जनता उनको चुन करके लाती है या नहीं, जनता उनके मंत्री को, उनके शपथ को या उनके मंत्री को स्वीकार करती है या नहीं करती है। और एक तरफ सहानुभूति का एक पूरा मैंडेट जो कांग्रेस की तरफ से फुल फ्लैश कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि वो जीतेगी ही, और उसके बेसिस पर ही, आधार पर ही वोट की अपील की जा रही है। तो जनता का रुख किधर है, या शाम 5 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा, 8 तारीख को जब मतगणना होगी तो साफ हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक, 9% वोट कास्ट परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का है। अभी मतदान केंद्रों की हालत क्या है? देखिए श्रुति, चूंकि श्री गंगानगर में आज काफी तेज ठंड है, काफी घना कोहरा है, और यही एक वजह है कि मतदान की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो मतदान की रफ्तार अभी श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं देखी जा रही है। सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े थे वो आंकड़े 9% ही मतदान का प्रतिशत बता रहे थे। मैं अभी श्री गंगानगर के ही करणपुर विधानसभा क्षेत्र की पदमपुर ब्लॉक के बूथ संख्या 177 पर मौजूद हूं, और यहाँ का मैं आपको नजारा दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम मतदाताओं से बात करें, उससे पहले यहाँ के बीएलओ से बात करते हैं। सब काफी तेज ठंड है, और कैसा लग रहा है अभी तक मतदान की रफ्तार कैसी लग रही है आपको? रफ्तार अब क्या है, लेडीज है, थोड़ा से घरों के काम करके निपटा के फिर मतदान करने के लिए आएंगी जी। क्या आपको महसूस हो रहा है कि अब ये मतदान की रफ्तार कब बढ़ पाएगी? अभी आधे घंटे भर में बढ़ पाएगी जी। घंटे भर बाद में बढ़ जाएगी। हाँ जी। अच्छा, इंतजाम तो आपने पूरे किए हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो देखिए, ये एक मतदान केंद्र है, यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, वो महिला मतदाता है जो बात करना चाह रही है। अभी आपने वोट कास्ट किया? मुझे उम्मीद है कि शायद आपने पहला वोट कास्ट किया है आज। नो सर। अच्छा, पहले भी वोट कास्ट किया है आपने। अच्छा, एक बात बताएं, आप महिला मतदाता होने के नाते क्या मुद्दे रहे होंगे आपके मन में जब आपने वोट कास्ट किया? सर, वोट कास्ट किया तो हमारा सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि हमारे ग्राम का विकास हो, हमारे ग्राम में अच्छी सुविधाएं हो, और हर एक चीज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। मोटे तौर पर विकास ही आपका मुख्य मुद्दा रहा है। एक महिला होने के नाते क्या महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा आपके सामने उभर के आता है? हाँ सर, आता है, क्योंकि जो हमारी समस्याएं उनमें महिला सुरक्षा का भी मुद्दा आता ही है, क्योंकि महिला की सुरक्षा भी एक जरूरी है। अच्छा, एक बात बताएं, आप महिला तो है ही हैं, युवा मतदाता भी हैं। युवाओं को रोजगार देना और बेरोजगारी दूर करना, क्या ये भी एक मन में रहता है जब आप वोट कास्ट करते हैं? सर, मन में तो रहता ही है भी, चलो हम जिस भी गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं तो वो हमारे शिक्षित क्षेत्र में भी कुछ विकास करे। और रोजगार का मुद्दा?
रोजगार सर, अगर शिक्षित मुद्दा होगा, शिक्षा पे विकास होगा तो शिक्षा हम प्राप्त करेंगे, उससे हम पढ़ाई करेंगे तो वो जो नौकरी मिलेगी तो उससे रोजगार तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, ये महिला मतदाता तो थी युवा मतदाता भी हैं जी। आप माता जी बताएं कि आपने किस, अच्छा आप बोलना नहीं चाह रहे लेकिन आप उंगली दिखाए, आपने वोट डाला? हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ काफी तेज ठंड है, आपसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल तो आपने पूरा इंतजाम करके आए हैं, कंबल वगैरह ओढ़कर? हाँ जी। अच्छा, क्या सोचकर आपने वोट डाला? यही सोच रखा है कि अच्छा काम चले, हाँ मतलब काम के और इस एरिया के अंदर अच्छा काम हो, और जैसे भी कोई गलत काम ना चले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये 11E का एक वो मतदान केंद्र है जिसको जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा काफी हद तक डेकोरेट किया गया, और डेकोरेट करने का एक मकसद यही है कि मतदाता जब यहाँ पर पहुंचे तो वो अपने आप को बड़ा स्पेशल फील करे, और स्पेशल फील करते हुए अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करे। न्यूज 18 भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अपने मतदाताओं को, जो कि इस श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि बिना किसी लोभ और प्रलोभन में आकर निष्पक्ष होकर बड़ी ही सोच समझदारी कर अपना वोट कास्ट करें। अशोक, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रुपिंदर सिंह कुन्नर है, बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, और आपकी तरफ से पृथ्वी पाल सिंह संधू हैं। त्रिकोणीय मुकाबला ये बताया जा रहा है। क्या आप बीजेपी और कांग्रेस के गेम को थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, या फुल फ्लैश जनता का मूड एक ही पार्टी को जिताने का है? देखिए, चूंकि करणपुर विधानसभा सीट पर जो आज वोटिंग हो रही है ये बड़ा एक अलग ही परिस्थितियों में हो रही है, तो ऐसे में मुकाबला भी पर अलग ही परिस्थितियों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पृथ्वीपाल संधू फाइट कर रहे हैं, बेशक त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में ही ये मुकाबला बना हुआ है। श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को सहानुभूति कार्ड खेलते हुए अपना प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं भाजपा ने बड़ा चुनावी दाव खेलते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। तो ऐसे में एक और जहां राज के लिए वोट डाला जा रहा है, तो दूसरी ओर दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि स्वरूप भी मतदान करने की अपील यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लगातार की जा रही है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 55 लाख 50 लाख से ज्यादा नए मतदाता इसमें जुड़े थे, और जिसमें 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता थे। श्री करणपुर सीट में कितने नए मतदाता हैं, जिसमें से युवाओं की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए, टोटल जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 2,40,826 मतदाता हैं, जो आज होने जा रहे पोलिंग के अंदर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पहली बार इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो युवा मतदाताओं की। अच्छा, जो पहली बार जो वोट करेंगे उनकी संख्या एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो करीब 15 से 20 हजार के आसपास ऐसे युवा मतदाताओं की संख्या मानी जा रही है जो या तो पहली या दूसरी बार वोट करेंगे। अब जैसे कुछ देर पहले हमने एक युवा महिला मतदाता से बात की तो उन्होंने कहा था कि उनका ये दूसरा वोट था, यानी कि बिल्कुल युवा मतदाता हैं, और उनके युवा मतदाता होने के नाते जहां उन्होंने विकास के मुद्दे के बारे में बात की, तो साथ ही साथ शिक्षा के बेहतर विकास के साथ साथ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना भी उनके मन में एक बड़ा मुद्दा रहा। और इसी मुद्दे को लेकर चूंकि सुबह से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, महिला या युवा मतदाता हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, सबका एक ही मकसद है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। न केवल सड़क, बिजली, पानी का निर्माण हो, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बेहतर हो। साथ ही साथ चूंकि सिंचाई पानी का यहाँ बड़ा मुद्दा रहता है, तो ऐसे में पंजाब से आने वाला सिंचाई पानी की पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इस मुद्दे को लेकर भी यहाँ के किसान मतदाता लगातार वोट कर रहे हैं। अभी आप जिस मतदान केंद्र पर हैं, अभी आप जिस मतदान केंद्र पे हैं, लगभग 11:30 बजने जा रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों पर जो रफ्तार दिखनी चाहिए वो क्या तेज हो रही है अभी? देखिए, सुबह हमने 7 बजे के आसपास जो मतदान केंद्रों पर देखा तो काफी उत्साह था। सुबह 7 बजे बजते ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। अभी जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं, यहां पर लगभग 650 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। उनमें से लगभग 170 मतदाताओं ने अपना वोट
कास्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ के जो चुनाव कार्मिक हैं उनकी ये उम्मीद है कि दोपहर बाद जैसे ही करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे का वक्त गुजरेगा उसके बाद मतदान की रफ्तार में तेजी देखी जा सकती है। चूंकि पिछले काफी समय से श्री गंगानगर जिले में तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे में मतदान कार्मिकों का यह कहना है कि संभवतः जो लोग हैं, खासतौर से जो महिला मतदाता हैं, वो अपने घरेलू कामकाज को निपटाकर ही अब एक बार वापस मतदान केंद्रों की ओर रुख करेगी। तो उम्मीद ये है कि इस 12, साढ़े 12 बजे बाद ही ये मतदान की रफ्तार में तेजी आएगी। लेकिन ओवरऑल उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र में ओवरऑल 70 से ज्यादा फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अशोक, अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मौजूद है माता जी, हम आपसे बात जी नहीं, आप बात कर लीजिए जो आपके सामने आया है। देखिए वो मतदाता ठीक है, मैं अशोक, ठीक है, आप जब आएंगे तो बात करेंगे। अशोक, अब क्योंकि रुपिंदर सिंह कुन्नर की तरफ से मांगा गया है, वोट की अपील की गई है सहानुभूति के बेसिस पे आधार पर ही, और वो ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री का जो दर्जा बनाकर मास्टर स्ट्रोक चला गया बीजेपी की तरफ से, उससे जनता आहत हुई है। आप क्योंकि ग्राउंड पे हैं, आप कवरेज करते हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे लोगों के दिल का हाल क्या है श्रीकरणपुर के। देखिए, इस बारे में वाकई बड़ा दिलचस्प होगा बताना कि मतदाताओं के मन में क्या है। इस बार हमने जब विधानसभा चुनाव देखे थे तो वाकई मतदाताओं ने अपने इरादे ना तो मीडिया को बताया, न किसी सर्वे एजेंसी को बताया, न ही प्रत्याशियों तक को भनक लगने दी। मतदाता इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी ही साइलेंटली वोट कर रहा है। और खासतौर से यदि हम करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो देखिए, हम सुबह से मतदाताओं की टोह ले रहे हैं। मतदाता अपने बारे में, अपने इरादों के बारे में बिल्कुल जाहिर नहीं होने दे रहा है। मैं आपको देखिए फिर तस्वीरें दिखाता हूं, जैसे जैसे ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो श्रीकरणपुर सीट पर उपचुनाव जारी है, सुबह 7 बजे से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। अब आगे बढ़ते बताते चलें कि सीबीआई को अब राजस्थान में जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम भजनलाल ने गहलोत सरकार के आदेश को पलट दिया है और अब सीबीआई प्रदेश में कभी भी कहीं भी जांच के लिए पहुंच सकती है। रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत सरकार का फैसला। राज्य में सीबीआई को जांच के लिए नहीं लेनी होगी सहमति। अब प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी बढ़ सकती है। भ्रष्टाचारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है सीबीआई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा कर रही भजनलाल सरकार ने अब प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को और आसान बना दिया है। भजन सरकार ने गहलोत सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का दावा किया है। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प साकार करने की भी बात कही है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में अभी भी सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। इन राज्यों में लेनी होती है सहमति पंजाब, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु। दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अपने अपने प्रदेश में बगैर अनुमति के सीधे कार्रवाई पर रोक लगाई थी और अपने सामान्य सहमति के आदेश को वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का फैसला वापस ले लिया गया था। इसमें जांच में देरी होने पर साक्ष्यों को नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी। सीएम के इस फैसले से सीबीआई को राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से पावर मिल गई है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है और अब सीबीआई को सीधे कार्रवाई का अधिकार देकर वह जनता के बीच जीरो टॉलरेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और ईरान के किरमान में हुए 2 बम धमाकों में 103 लोगों की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने धमकाते हुए कहा कि इजराइल को 103 मौतों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ऐलान किया है कि ईरान को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया गया है। रिपोर्ट देखिए। تردید نکنید. عزت للساده الشرفاء
इजराइल युद्ध के साथ ईरान युद्ध शुरू। लगभग 90 दिनों से इजराइल के भयानक हवाई हमलों और धमाकों ने गाजा पट्टी की 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली। 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मर चुके हैं। लेकिन पिछले 240 घंटों से गाजा युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान के टॉप कमांडर्स को जिस तरह से मारा गया है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की भयानक आग लगा दी है। तीन जनवरी 2024 को ईरान के किरमान में हुए 2 धमाकों ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। दो जनवरी 2024 को लेबनान के बेरूत में हमास का डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी अपने 6 साथियों के साथ मारा जा चुका है और इजराइल उसकी मौत पर जश्न मना रहा है। जबकि 26 दिसंबर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में ईरान के IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को इजराइल ने 3 मिसाइल हमलों से मार डाला है। ये ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल से बदले का ऐलान। पिछले 300 घंटों में इजराइल युद्ध पूरी तरह से ईरान युद्ध में बदल चुका है। अब इजराइल पर एक तरफ से ईरान सीधा हमला करने जा रहा है। जबकि इजराइल के उत्तरी इलाके पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। सुलेमानी की कसम, नक्शे से मिटा देंगे इजराइल। मिडिल ईस्ट के इन 2 चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये वो 2 चेहरे हैं जो इजराइल का वजूद पूरी दुनिया से मिटा देना चाहते हैं। पहली तस्वीर में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि वो हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेंगे। जबकि दूसरी तस्वीर में है ईरान के राष्ट्रपति जो कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर ईरानी जनता के सामने इजराइल को मिटाने की कस्में खा रहे हैं। ईरान के किरमान में हुए बम धमाकों के लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ खुफिया और खौफनाक ऑपरेशन चलाए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पर 3 तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 240 घंटे के अंदर इजराइल ने किस तरह से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान पर सीधे बड़े हमले किए हैं। ईरान के किरमान में हुए जबरदस्त बम धमाके ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है। 3 जनवरी को ईरान के किरमान में और इस बीच में जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों ने पकड़ा है पाकिस्तानी जासूस को। जम्मू के त्रिपुरा नगर इलाके से पकड़ा गया है यह पाकिस्तानी जासूस। राजस्थान का रहने वाला यह आरोपी बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों के प्रमुख प्रतिष्ठानों की तस्वीरें, वीडियो भी पाकिस्तान भेज रहा था। OTP साझा कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय नंबर पर व्हाट्सएप सक्रिय करने में मदद करने की कोशिशें कर रहा था। हनी ट्रैप एंगल भी खंगाल रही है अब जांच एजेंसियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने के बाद हर एक एंगल से तलाश कर रही है, क्योंकि जम्मू के त्रिकुटा का नगर इलाके का ये रहने वाला और पकड़ा गया है। वहां पर राजस्थान का ये कनेक्शन बताया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान में सारे डाटास को ये भेज रहा था ये आरोपी, और डाटा सेंटर्स के साथ ही हनी ट्रैप एंगल से भी ये जांच की जा रही है। व्हाट्सएप सक्रिय करने में भी भारतीय नंबर पर ये पाकिस्तानी हैंडलर्स को मदद पहुंचा रहा था।
से बड़ी खबर आपको बता दें कि पिंडवाड़ा में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के अंदर फंसा हुआ है। करीब 2 घंटे से ट्रक ड्राइवर ट्रक के अंदर फंसा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास संसाधनों की कमी की वजह से ट्रक चालक की जिंदगी और मौत वो जंग लड़ रहा है और पत्थर का ब्लॉक आने से दबा हुआ है ट्रक चालक। ट्रक के अंदर ही पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के जनापुर सर्कल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो संसाधनों की कमी की वजह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पिंडवाड़ा में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई, अभी क्या जानकारी? और जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह का जो मामला है, यहाँ पर जो देखा जाए तो जो है 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई थी और भिड़ंत इतनी भयानक थी कि वहां पर ड्राइवर जो है कैबिन में फंस गया। और गनीमत बात यह है कि अभी भी मौत की जंग लड़ रहा है। वो काफी जो है उसे बाहर निकालने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू चल रहा है, प्रशासन पुलिस वगैरह वहां पर मौजूद है, लेकिन संसाधनों की वजह जो अभाव में जो है जो 1 घंटे में रेस्क्यू होना चाहिए था उसके लिए 2-3 घंटे लग रहे हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो किसी प्रकार की अभी हताहत की सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और ये जनापुर सर्कल का जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। जी क्या 2-3 घंटे अभी भी फंसा हुआ, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है? जी बिल्कुल, जो अभी भी जो है वहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, मौके पर रेस्क्यू चल रहा है। दोनों तरफ जो है हाईवे पर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है, वाहनों को रोका गया है। हाँ। पुलिस जो है यातायात जो बाधित हुआ है उसको यानी कि दूर करने की भी जो कवायद जो है मौके पर चल रही है। जी अभी कितने और समय लग सकता है ट्रक ड्राइवर को निकालने में? जी बिल्कुल, यानी कि रेस्क्यू अभी भी शुरू है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितने घंटे लगेंगे उसको बाहर निकालने में, क्योंकि पत्थर का ब्लॉक जो बड़ा है और उसको निकालने के लिए जो है कई प्रयास जो है मौके पर जो है प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा जो किए जा रहे हैं। जी क्या जो संसाधनों की कमी बताई जाती है, संसाधन सब मौजूद हो गए हैं वहां पर प्रतीक? नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास में उचित संसाधन नहीं थे, जिसके कारण से जो निजी कंपनियों के जो वाहनों को जो है वहां पर जो क्रेन व्रेन जो मंगानी पड़ी है। हाँ। और निजी जो लोगों ने वहां पर माताओं ने जो वहां पर क्रेन लाकर जो है ड्राइवर को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी कितने लोग मौजूद थे दोनों गाड़ियों में, 2 ट्रकों में? जी बिल्कुल, यानी कि 2 ट्रकों में ड्राइवर और खलासी और टोटल कुल मिलाकर 4 लोग थे आमने सामने, और जिसमें 2 लोग तो बाहर निकल गए, लेकिन जो ये ड्राइवर में कैबिन जो है वो वर्तमान में अभी भी फंसा हुआ है। जी 2 लोग बाहर निकल गए प्रतीक, एक फंसे हुए हैं और एक यानी कि जो है उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था और उसकी जो है एम्बुलेंस को पहुंचकर जो वहां पर मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया है। वो उसकी किसी प्रकार की कोई यानी कि उसकी जान की यानी कि नुकसान नहीं हुआ है। जी क्योंकि नेशनल हाईवे पे ये हादसा हुआ है तो जाम की स्थिति भी क्या बनी हुई है प्रतीक? जी बिल्कुल, यानी कि स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि वहां पर जो कैबिन में फंसा हुआ है वहां पर ब्लॉक भी है। अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही या चूक होती है तो उसकी जान भी जा सकती है वहां पर। हालांकि पुलिस पूरी एहतियात बरते हुए हैं और किसी प्रकार का यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसको बारीकी से इस रेस्क्यू को जो है अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 2.5 घंटे से जो है ये रेस्क्यू चल रहा है। पुलिस व तकनीकी जो है। ठीक है प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में दावा यह किया गया है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं की पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दी थी कि इसको लेकर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, लिहाजा इस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता वकील ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो मथुरा शाही ईदगाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो युवक की डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला आया है। 2 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अलवर के भिवाड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी आपको
राजस्थान टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लोग हैं जो पीट रहे हैं और वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है शख्स। इसमें से 2 को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सड़क पे चलते हुए 2 युवकों पर डंडे से वार कर उनमें से एक युवक के सर में चोट आने से उसकी मृत्यु हो गई थी। 302 धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटाल गांव की घटना है, भिवाड़ी थाना क्षेत्र की। इसमें वैगनार में 3 लोग आए और साइड की बात को लेकर के उनमें बहस हुई जी, और उन्होंने उसी समय आगे निकलने के बाद वापस मुड़कर आए और चोट मार करके उसकी डंडे से घायल किया, जिसके बाद में हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। इसमें 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है, 2 युवकों को। एक मुख्य अभियुक्त है और उसका साथी है जो मारपीट में शामिल थे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, 2 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों इन युवक को पीटा गया? जी, ये जो पूरा मामला है भिवाड़ी का है, जहां पर एक गाड़ी सवार जो लोग थे जिनके द्वारा सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसने कहा कि आप देख कर क्यों नहीं चला रहे। इसके बाद आवेश में आकर के जो कार में सवार 3 लोग युवक थे, जिनके द्वारा युवक के साथ डंडों से हमला कर दिया और उसके ताबड़तोड़ पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद घटना जो है वो सीसीटीवी फुटेज उसके सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी जो फरार है उसकी तलाशी के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन अब 2 आरोपी जो आशीष और गौरव, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी है उसका नाम भी चिन्हित कर लिया गया है। उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 अलग अलग टीमें हैं वो लगी हुई हैं। इसका मतलब कि राजेंद्र, जिस शख्स को पीटा गया है उसकी मौत हो गई है। कार में कितने लोग सवार थे राजेंद्र? कार में 3 लोग सवार थे। सीसीटीवी फुटेज जो थे उनमें 3 लोग सवार दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा जो पिटाई की गई है उसके दौरान और उसी दौरान उस मृतक का दोस्त साथ में था। तो चश्मदीद गवाह और सीसीटीवी फुटेज जो दोनों मजबूत साक्ष्य थे, उनके आधार पर जो पुलिस की जो टीम है उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे की तलाश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक आरोपी को पकड़ ली, 2 आरोपियों को पकड़ लिया है पुलिस ने और एक की तलाश अभी जारी है। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से पिटाई की जा रही है और यही वो 2 शख्स हैं जिन्हें पीटा था, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद भी चोट आई है, लेकिन आवेश में इतने खो गए कि वो किसको मार रहे हैं किसी की जान की भी फिक्र नहीं। मार मार के अधमरा करने के बावजूद वो शख्स जिसको पीट रहे थे उसकी मौत हो गई है। और श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक का कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो आपको बता दें। 24.41% अभी तक मतदान हो चुका है। तेज ठंड की वजह से मतदान की रफ्तार धीमी है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार भी बढ़ेगी। 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने का सिलसिला देखिए लगातार जारी था और 2 घंटे की जो वोटिंग कास्ट परसेंट निकलकर सामने आई थी, जो आपको हमने बताया था, वो 9% था, यानी कि 7 से सुबह 9 बजे तक 2 घंटे का। अब 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी कि 4 घंटे का जो मतदान प्रतिशत है वो 24.41% है। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि श्रीकरणपुर में 70% तक मतदान प्रतिशत हो सकता है, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है इस वजह से जैसे जैसे दिन खुलेगा, जिस दिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रक्रिया की जो रफ्तार होगी वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। और सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं संविधान सदन में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला का महिला सरपंचों से सीधा संवाद आपको सुनाते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, आई तो आई है ना सब। बस फिर ठीक है। मेरे को कौन सा नाम लेना है, मेरे को स्टेट का नाम लेना, बोलना अपने अपने आई कार्ड दिखाइए। कितने राज्य हैं? 21 राज्य। महिला सरपंचों से संवाद अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। ओम बिरला जब महिला सरपंचों से संवाद करेंगे दिल्ली से सीधे संविधान सदन से, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद, महिला सरपंच, ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं सब महिला सरपंच हैं जिनसे सीधा संवाद संविधान सदन में होगा। क्या कुछ बोलेंगे वो भी आप तक सुनाएंगे। थोड़ी देर में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे और महिला सरपंचों आज मुझे बताते हुए वो आपको नजर आएगा। हर जगह से, चाहे जम्मू कश्मीर और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों से महिला सरपंच एकत्रित हुई हैं। यहाँ महिला प्रतिनिधि आई हैं और आपके चेहरे की इस मुस्कान को बरकरार रखते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आप सभी न केवल एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रही हैं बल्कि गर्व भी महसूस करती हैं, क्योंकि जब हम इस प्रांगण में आते हैं तो देश की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में अनेकता है तो एकता भी। तो आइए जिस और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर